अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कैनेमैटिक्स में 2.5 टॉपिक जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हो तो हम इसको लिख सकते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और इसमें जो आपको नज़र आ रहा है वी एफ को समझना चाहिए कि ये है फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की जब वो एक्सेलरेशन गेन करता है, ठीक है। और वी आई ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो इब्तिदाई वेलोसिटी होती है जब बॉडी की हम कोई भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन से पहले जो भी वैल्यू आपके पास वेलोसिटी की आती है वो जो है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो ए है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है और यहाँ पर जो टाइम टी जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमें प्रूफ करना है अभी कि ये किस तरह इसके बराबर होता है, तो इसको हम दो तरीक़ों से प्रूफ कर सकते हैं। एक इसका जो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता है, उससे भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। और दूसरा इसका जो ग्राफिकल मेथड है वो भी हम यूज़ करेंगे अभी। तो ये दोनों मेथड जो है हम अभी यूज़ करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड निस्बतन ईजी होता है, लेकिन अक्सर पेपर्स में और कंसेप्चुअल लिहाज से ग्राफिकल मेथड ही ज़बरदस्त होता है और इसको समझना भी ज़रूरी होता है और इसके एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। हम यहाँ पर प्योरली मैथमेटिक्स का जो काम है वो करेंगे। एक तो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं और इस इक्वेशन को दूसरा नाम जो लिया जाता है वो दिया जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी ये एक ऐसा इक्वेशन है, रिलेशन या इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए कि इसमें आपको वेलोसिटी और टाइम का जो आपस में ताल्लुक़ और एक दूसरे के साथ जो इसका एक कोऑर्डिनेशन है इस इक्वेशन में वो दिखाया गया है। अभी इस इक्वेशन को प्रूफ करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये कब इस्तेमाल होता है, ठीक है। याद रखें, जब भी आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हो तो याद रखा जाए इन इक्वेशंस को एक और नाम हम देते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तभी हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल कर पाएंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम में। इसको हम दूसरा नाम लॉज, चूँकि 3 लॉज है, लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए जाते हैं तो हमें इस ग्राफ पे कुछ काम करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें परपेंडिकुलर लाइन पर जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे वेलोसिटी को जो हम मीटर पर सेकंड में कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर ये टाइम जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो इंडिपेंडेंट लाइन भी हम इसको कहते हैं, जिसमें ये सेकंड्स को डिनोट करता है। अभी हम कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कुछ वैल्यू है इस पॉइंट पे, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो हम उसको वी आई कंसिडर करेंगे। ये इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू है वेलोसिटी की। अब टाइम भी हम यहाँ से नोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम जो है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने जब एक्सेलरेशन गेन की, यानी इसकी वी आई से वेलोसिटी वी एफ की तरफ चली गई और इसकी वेलोसिटी अब वी आई नहीं बल्कि वी एफ हो गई, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर आप देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट तक का जो ये जो है ये वी एफ आपको बता रही है, ठीक है। ये वाली जगह आपको वी आई बता रही है, यानी यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये वी आई है और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये वी एफ है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं तो वी आई से वी एफ की तरफ जाने के लिए एक स्लोप बन गया, ठीक है। इस स्लोप को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये एक स्लोप है और ये स्लोप जो है ये जब गेन कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो ये इस पे जो है हमारे पास इसमें जो टाइम लगा वो है टी, ठीक है, यानी कुछ टाइम टी लगा। यहाँ अगर हम डिस्कस करते हैं कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम डेल्टा टी ही कंसिडर करेंगे, जो कि टी माइनस ज़ीरो होगा और टी ही आएगा, लेकिन यहाँ इसको हम डेल्टा टी कंसिडर करेंगे, यानी इस इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो गई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस सिचुएशन को कि ये एक यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो वी एफ है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ये बिल्कुल इसके पैरेलल है तो इसकी अमाउंट ये है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस लाइन को, इस शेप को हम बंद करते हैं, क्योंकि अगर आप इस शेप को देखते हैं फुल शेप को तो इसको मैथमेटिकली डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इसको दो ऐसे शेप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक इसको रेक्टेंगल में और दूसरा इसको ट्रायंगल में, ताकि हमें इसको डील करना आसान हो जाए। अब चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं हम इन कॉर्नर्स को कुछ नाम देंगे अल्फ़ाबेटिकल, ताकि हम इसको आसानी से डील कर सकें। एक तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो अब ये एक हमारे पास जो शेप आ रहा है ये एक मैथमेटिकल शेप है। हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरह इनमें हम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को ही निकाल सकते हैं। एक बात ये याद रखनी चाहिए कि ये सारा रीजन जो है ये ग्राफ के नीचे ये डिस्टेंस कवर के लिए यूज़ होता है, जो कि इस इक्वेशन में हमारे कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन ऑनवर्ड्स इक्वेशन में इससे हमारा वास्ता पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम इस ग्राफ में इस लाइन को उठाते हैं बी डी लाइन को, क्योंकि इस ग्राफ में अगर आपको ये लाइन नज़र आ रहा है बी डी, तो इसको हम क्यों लेते हैं बी डी लाइन को, इसके ऊपर मैं सिंपल लाइन खींचता हूँ, ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है। जब आप लाइन को ज़ाहिर करते हैं तो उनके एंड पॉइंट्स लिखो और उसके ऊपर लाइन लगाओ, तो ये आपके पास लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब ये बी डी हम लेते क्यों हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बी डी लेंगे? तो आप इस इक्वेशन को ज़रा देखें कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये टर्म तो हमने प्रूफ करना है। पहले तो हमें ये देखना है कि ये वी एफ जो है इसमें कहाँ के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वी एफ लाइन, ये बी डी जो है ये इस वी एफ के बराबर है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अभी इस बी डी लाइन को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, ठीक है, दो ग्रुप्स में हम इसको तकसीम करेंगे। ये दो लाइन है, ठीक है, बी डी से आप लिख सकते हैं बी सी और प्लस सी डी, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो बी डी जो है वो हमें पता है कि बी डी फ्रॉम फिगर, अगर आप फ्रॉम फिगर की बात करते हैं तो बी डी की जो वैल्यू है वो है वी एफ, और अगर आप सी डी की वैल्यू देखते हैं तो सी डी की वैल्यू, चूंकि ये लाइन पैरेलल है वो ए के, ठीक है, तो सी डी बराबर है ओ ए लाइन के, ठीक है, और ओ ए बराबर है वी आई के, ठीक है। और यहाँ पर जो बी सी रह गया है वो हमारा जो है हम उसको अभी छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है इधर पर हमारे पास। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप पुट करते हो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास बी डी की जगह वी एफ और सी डी की जगह वी आई और बी सी जो है वो हम इस तरह ही छोड़ेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई इस तरह लिख सकते हैं कि वी आई प्लस बी सी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन में हमने सिर्फ इन दोनों की पोजीशन आगे पीछे कर दी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बी सी की वैल्यू निकालनी है, वी एफ और वी आई तो आ गई, अब ये ए टी की वैल्यू ये बी सी से ही हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कंसिडर फिगर में से कंसिडर ट्राइंगल, ये सिंबल यहाँ पर ट्राइंगल के लिए यूज़ हो रहा है। हम मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, ज्योमेट्री में, तो ए बी सी ट्राइंगल जो है इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल ए सी बी या बी सी ए या बी ए सी, सारे नाम आप इसको दे सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो स्लोप है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस या हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, या इस तरह परपेंडिकुलर लाइन डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, बेस लाइन। तो आप स्लोप को यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था, टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो असल में एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू हम ए डालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाय बेस की जो वैल्यू है वो है ए सी। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए सी लाइन पैरेलल है वो डी के, ठीक है, जो हमारे पास इधर जो ए सी लाइन है वो असल में ओ डी के पैरेलल है, और ओ डी बराबर है डेल्टा टी के, ठीक है। ये डेल्टा टी के बराबर है, तो इस वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं तो आपके पास आएगा ए इक्वल टू बी सी ना मालूम है, इसको छोड़ दें और इस ए सी की जगह हम डेल्टा टी डाल देंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या दोनों तरफ डेल्टा टी मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ए टी इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और ए और डेल्टा टी इधर आ जाएगा और बी सी जो है ना इधर रह जाएगा। या डेल्टा टी की जगह आप सिंपली टी भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा हमें, ठीक है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इस इक्वेशन को हम इधर ले आते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास ए के साथ टी आ जाएगा और बी सी इधर रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू दरकार थी, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास पहले से वी एफ भी मौजूद है, वी आई भी मौजूद है, प्लस
BC की वैल्यू 80 थी तो हमने 80 को भी इसमें डाल दिया, और इस तरह हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ गया वो था VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, जो कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। तो इस तरह आप इस इक्वेशन को आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ये जो है आपका जो है बहुत से न्यूमेरिकल में ये हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके देगा। जो मेथड हमने यूज़ किया था वो ये मेथड जो है ये ग्राफिकल मेथड था, ठीक है, जिसमें हम ये प्रूफ कर रहे थे कि किस तरह हम इसको ग्राफिकल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अभी हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मेथड से ये किस तरह सॉल्व होता है। वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो है ये मेथड जो है ये बहुत बेस्ट प्रोवाइड करता है, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन इसमें होता है। तो अभी हम उसकी तरफ जाएंगे। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करते हो तो वो जो है वो बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने जो एक्सेलरेशन की डेफिनीशन लेनी है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक एक्सेलरेशन जो है उसका अवेलेबल है हमारे पास, और वो एक्सेलरेशन जो है हम जस्ट मैथमेटिकली इस तरह ले सकते हैं कि हम इसको बाय डेफिनीशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आसानी के लिए डेल्टा टी की जगह सिर्फ टी भी लिखे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी जो डेल्टा वी है ये असल में कब आता है, जब एक इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू से डिफरेंट हो जाए। वो ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि VI और VF बराबर नहीं होगा। अगर आप VI और VF को इक्वल लेते हैं तो डेल्टा V का टर्म ज़ीरो हो जाता है, और जब ये ज़ीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाती है, और जब एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि VF और VI बराबर नहीं होने चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चली जाएगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फिर एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। अभी अगर हम ऊपर वाली इस इक्वेशन को ए अपनी जगह और डेल्टा V की जगह आप VF माइनस VI और नीचे आप टाइम लिखते हैं तो लिख दे, ठीक है। ये VF माइनस VI इस डेल्टा V की जगह ये वैल्यू इसकी आ गई। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी T मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। या क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर हम देखते हैं तो ये T इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास VF माइनस VI आ जाएगा। अच्छा, अब जो इक्वेशन में हमें VF अकेले चाहिए इक्वेशन के एक साइड पर, तो ये माइनस VI जब उस साइड पर जाएगा तो हमें पता है कि इक्वेशन से जब एक एडिशन में से एक नंबर जाता है तो वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। या अगर हम दोनों साइड में VI ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं ऐड VI ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो VI प्लस AT इधर ऐड हो जाएगा, और VF माइनस VI और प्लस VI इधर भी आ गया। ये वाला टर्म जो है हमने ये एक्स्ट्रा यहाँ से ऐड कर दिया, यहाँ भी हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा VF इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, जो कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी इसको कहते हैं। और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने डायरेक्ट मेथड से यूज़ किया। फाइनल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, A फॉर एक्सेलरेशन है और T फॉर टाइम है। जब आपके पास इन चार क्वांटिटीज़ में अगर एक न्यूमेरिकल में आपको इन चारों में से एक मांगा गया हो और 3 का डेटा जो है वो आपके पास अवेलेबल हो, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।
अगर क्वेश्चन अराइज होता है जहन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।